हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जिसका इंतजार था वो मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए सीयूईटी 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2023 में विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन में मैंने लिया है दोस्तों। अलग अलग रीजनिंग, मैथ और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने जनरल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेन करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से। तो आइए, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि एक एक मिनट आपका बहुत ज़्यादा कीमती है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। अगर हाँ, एक मैं और आपको बात बता दूं, अगर इसको आपका वो करना है, मान लीजिए पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है, तो आप क्या करेंगे? इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। किस पे? डीएनएस एजुकेयर ऐप। और वहाँ पर आप फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाइएगा। कहाँ पे? फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। पहले प्ले स्टोर में जाइएगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिएगा और वहीं से आपको फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में इन सारे का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत शानदार क्वेश्चन सीरीज मैं करा रहा हूँ और ये सेट 2 होगा। अगर फर्स्ट सेट आपने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर कर लीजिएगा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन विद क्वेश्चन आईडी के साथ, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये क्या है आपके सामने? नेम द ऑथर ऑफ द ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक का नाम लिखना है, आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये ट्रेन टू पाकिस्तान जो किताब थी, बहुत फेमस किताब हुई थी। लिखा था किसने? खुशवंत सिंह ने। किसने? खुशवंत सिंह ने लिखा था। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, तभी लिखा था। देखिए, माउंट बेटन एक योजना आई थी, माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान के ही तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। किसके तहत? माउंट बेटन प्लान के तहत ही इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध भी हुए हैं, आपको पता ही है। जैसे कि सबसे पहला युद्ध तो 1947 में ही हुआ था और उसी के वजह से इसने पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा कर लिया था। ठीक है, बाद में आप जानते हैं 1965 में एक युद्ध हुआ, उसके बाद 1971 में एक युद्ध हुआ और उसके बाद 1999 एक युद्ध हुआ। 1999 वाले युद्ध को क्या बोलते हैं? कारगिल का युद्ध बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कारगिल का युद्ध बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल जो किया था, वो किया था किसने? चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक लीग भी बनाई गई थी, जो कि आगे चल करके पाकिस्तान की मांग इसने तेज कर दी थी, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नाम था। ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी बंगाल के विभाजन के 1 साल बाद 1906 में, और 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी। किसने? सलीमुल्लाह खान और आगा खान। सलीमुल्लाह खान और आगा खान। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें आप नोट करते रहेंगे। एक किताब और मुझे याद आ रही है, वो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, उसको भी मैं आपको लिख देता हूँ यहीं पे। वाइट टाइगर, ठीक है ना? वाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद अडिगा। ये अरविंद अडिगा मेल है, फीमेल नहीं है। ठीक है, अरविंद अडिगा। ध्यान रखेंगे, वाइट टाइगर इन्होंने किताब लिखी थी, बहुत फेमस किताब है, कई बार पूछा गया है, मैन बुकर अवार्ड भी मिला था इसको। और हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब चलाया गया था? इंदिरा गांधी के समय 1973 में चलाया गया था। और ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग भी हुई थी इससे पहले, लेकिन फिलहाल में हम इतनी बातें आपको बता रहे हैं, आगे चल के अगले क्वेश्चन पे भी
एक्सप्लेन करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, मैंने अभी बताया। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो आराम आराम करेंगे एक एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जब भी क्वेश्चन आए ना तो एक बार क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को आराम से देखिए और क्वेश्चन को देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद खुद से ट्राई करिए, देखिए कि आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन 5, 25 और 15 और 30 जून आपके पास दिए गए हैं। आप दोस्तों आंसर करेंगे इसका, ठीक है। चलिए, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून। तो 5 जून हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें तो 1 जून को, ध्यान रखेंगे, 1 जून को हम क्या मनाते हैं? 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, 1 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो 8 जून को, 5 जून को तो पता ही चल गया आपको, 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 8 जून, क्या 8 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन, ठीक है, ओशियन डे मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और 14 जून को क्या मनाया जाता है? ब्लड डोनर दिवस, ब्लड डोनर डे। इन सब पॉइंट को याद रखिएगा। जून में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इसको आपको लिख दिया है इंपॉर्टेंट डेज का, क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में डेज से रिलेटेड, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये चारों को आप लिख लीजिएगा। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन आज का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नेम द बिगेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। यानी देखिए भू क्षेत्र के हिसाब से विश्व के विशालतम राज्य या देश का नाम आपको बताना है, स्टेट या कंट्री का नाम। तो यहाँ पर स्टेट दरअसल कभी कभी ना कंट्री को भी कह दिया जाता है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से, मतलब अलग अलग संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से कहा जाता है। अलग अलग देश को कभी कभी राज्य कह दिया जाता है, कभी कभी देश कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा संवैधानिक दृष्टि से। तो अगर हम बात करें विशालतम राज्य की तो वो है कौन? रूस है। ध्यान रखेंगे क्या है? रूस है। वेरी इंपॉर्टेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझिएगा ध्यान से, रूस का कैपिटल क्या है? तो रूस का कैपिटल मैं यहीं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा। रूस का कैपिटल है मॉस्को। क्या है? मॉस्को कैपिटल है। और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो रूबल चलती है। क्या चलती है? रूबल करेंसी चलती है। और अगर मैं और बात करूँ तो दोस्तों रूस के ही हेल्प से भारत ने एक मिसाइल बनाई थी जिसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो मिसाइल इंडिया में बनाई गई है वो किसकी सहायता से बनाई गई है? वो बनाई गई है रूस के सहायता से। किसकी सहायता से? इंडिया और रूस की सहायता से। ध्यान रखेंगे दोनों देशों ने मिलकर के भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया था। ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मपुत्रा, मोस का मतलब होता है मस्कवा। इन दोनों नदी के मिलने से ही इसका नाम रखा गया था। मस्कवा जो है रूस की नदी है और ब्रह्मपुत्रा इंडिया की नदी है, आपको पता ही है। और ध्यान रखिएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे मिसाइल की जब बात आती है तो हम कैसे भूल सकते हैं एक व्यक्ति को जो कि महान व्यक्ति हुए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ठीक है, कलाम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो रशिया, रूस की क्रांति जो हुई थी, रूस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था? कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रूस का रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। ध्यान रखिएगा रूस से ही एक पार्टी निकल के आई थी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या? कम्युनिस्ट पार्टी।
उसीलिए बाद में एम एन रॉय जब यहाँ पे गए तो भारत में भी 1925 में आपको पता होगा कि इंडिया में भी एक पार्टी बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, ध्यान रखेंगे उसी के बेस पर ये पार्टी बनती है। अच्छा खैर, अब हम आगे जब आते हैं तो सबसे बड़ा जो कंट्री है पूरे देश का एरिया के हिसाब से वो है रशिया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन है, अगर देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहला है रूस, पहला है रशिया, दूसरा कौन है कनाडा, तीसरा कौन है, देखिए कभी भी कंट्री आए कोई ना तो उसका कैपिटल और करेंसी आपको याद रहना चाहिए, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम में रैंक अपना ला पाएंगे। रशिया, कनाडा, फिर उसके बाद चाइना, उसके बाद चौथा हो जाएगा अमेरिका, उसके बाद पांचवा हो जाएगा ब्राज़ील, छठवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सातवां हो जाएगा हमारा प्यारा देश इंडिया भारत। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पे है, तो 7वें नंबर पे है, इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, इसको पश्चिमी महाद्वीप भी कहा जाता है। कैनबरा कैपिटल है, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है, इंडिया का तो न्यू दिल्ली जानते ही हैं, यूएसए का क्या है वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, रशिया का कैपिटल है मॉस्को आप जानते हैं, कनाडा का ओटावा कैपिटल है, चाइना का बीजिंग कैपिटल है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसको आप कमेंट में जरूर मुझे इनका कैपिटल के साथ करेंसी लिखिएगा जरूर। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चौथा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When was the first ऑल इंडिया पोस्टेज स्टाम्प इशूड, सबसे पहला पोस्टेज स्टाम्प निर्गत किया गया था, फटाफट से बताइए। पोस्ट ऑफिस की जब स्थापना हुई थी उसी टाइम पहला पोस्ट स्टाम्प निर्गत किया गया था, चलिएगा। इसका आंसर आप करेंगे फटाफट से, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत जब हुई थी तो लॉर्ड डलहौजी, किससे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना था कब, 1848 में, 1848 में, 1848 से लेकर के 1856 तक ये बना था। और ध्यान रखेंगे इसी के समय बहुत सारे कार्य हुए, जैसे कि आप जानते हैं पहला तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति के अनुसार, ध्यान रखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति के अनुसार इसने सबसे पहले सतारा को हड़पा था। सबसे पहले किसको हड़पा था, सतारा। कई बार एग्जाम में आया हुआ कि बताइए राज्य हड़प नीति के अनुसार इसने सबसे पहले कौन सा राज्य या रजवाड़े को अपने कैप्चर में किया था, तो सतारा। ध्यान रखेंगे इसी ने चालू किया था सबसे पहले रेलवे सर्विस इंडिया में, ठीक है, रेलवे, सबसे पहले रेलवे की शुरुआत की थी कब, 1853 में, और कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक, ठीक है, 34 किलोमीटर टोटल इसका था, आपका रास्ता था, ट्रेवल किया था पहली बार मुंबई से ठाणे ट्रेन ने। और उसके बाद इसने क्या किया था, उसके बाद इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत पोस्ट ऑफिस इस्टेब्लिश किया था 1854 में। कब, 1854 में, ध्यान रखेंगे कब किया था, 1854 में किया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के तहत ध्यान रखेंगे पहला पोस्टेज स्टाम्प निर्गत किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा ध्यान रखेंगे इसी के तहत विभिन्न जगहों पर पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। अब आगे चौथे पे, चौथा इसने क्या काम किया था, चौथा इसने ध्यान रखेंगे वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच के तहत इसने ध्यान रखेंगे बहुत सारे, वुड डिस्पैच के अंतर्गत इसने बहुत सारे विश्वविद्यालय यानी इसने शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम ये वाला किया था। लेकिन एक खतरनाक काम इसका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें कि इसने राज्यों को हड़पने की योजना बनाई थी और जिसमें कि इसने झांसा, सतारा, नागपुर, संभल, बघाट,
और झांसी और उसके साथ साथ अवध जैसे इलाकों को कब्जे में कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता ही है 1853 में झांसी पर जब इसने अधिकार किया तो उसके बाद से झांसी की रानी ने इनके खिलाफ क्या कर लिया था भाई जी। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज हड़प नीति क्या था? इसके तहत जो भी राजा रजवाड़े को उनके बच्चे अगर नहीं हैं, लीगल हेयर नहीं है, तो उनको वो क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा उस राज्यों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट में अवध को कैप्चर किया था। अब ये लीजिए अगला, जबकि अवध का खुद का, अवध के जो राजा और रानी थे, मतलब वहाँ के नवाब थे अवध के, इनका नाम क्या था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की जो बीवी थी उनका नाम था बेगम हजरत महल, और उनका एक लड़का भी था बिरजिस कादिर। उसके बावजूद भी उसको राज्य को हड़प लिया था। पता है क्या दिमाग लगाया था? दिमाग क्या लगाया था उसने? कह दिया था कि भाई एक ना अधिकारी को भेजा था, जेम्स आउटरम को भेजा और कहा कि वहाँ जाना, इनके पास तो बच्चा है ही, इनके ऊपर कुछ और आरोप लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पर कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा है। जेम्स आउटरम को बोल दिया कि वहाँ रिपोर्ट दे देना हमें आकर के, हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन न चलने की वजह से, अच्छा वहाँ लूट खसोट हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, इस कह करके मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पर अधिकार कर लूँगा। इस तरह से उसने अवध पर भी अधिकार कर लिया। हाउ मेनी मेंबर्स डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव? चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये आप जानते हैं, मेन एक होता है चीफ कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, और 2 और सदस्य होते हैं, यानी 3 टोटल होते हैं, ध्यान रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन की जब बात करते हैं तो ये आर्टिकल 324 में, आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 324 में बात होती है किसकी? इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, ध्यान रखेंगे आर्टिकल 324 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इलेक्शन कमिश्नर अभी फिलहाल में कौन है ये भी बता दीजिए। अभी आज के डेट में राजीव कुमार, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, ये है 6वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिटी ऑफ इटर्नल होप? यानी शाश्वत आशा का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। रोम किसका कैपिटल है? आप जानते हैं इटली का कैपिटल क्या है? इटली का कैपिटल रोम है। इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है, और पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। और ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क, आप तो जानते हैं ये एक शहर है कहाँ का? अमेरिका का। और बात करूं तो रोम में ही FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है, इटली में। ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा लंदन में कॉमनवेल्थ जो नेशन है उनका हेडक्वार्टर है लंदन में। कॉमनवेल्थ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है लंदन में। ध्यान रखेंगे, कॉमनवेल्थ कंट्री उनको कहा जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर में रहे हैं, कॉलोनी के अंडर में रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पाउंड चलता है। क्या चलता है? पाउंड। डॉलर नहीं चलता है, पाउंड चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ फ्रांस की, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। मैं ये क्रांति इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने पिछले साल के पेपर में देखा था CUET के, उसमें क्रांति से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए दिया था, मतलब कि कौन सी घटना कब हुई थी उसके हिसाब से सेट करने के लिए उन्होंने दिया था। तो ये जानना आपको जरूरी है, डेट याद रखिएगा, इससे क्या होगा आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा पाएंगे उसको। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क, और आपको पता ही है न्यूयॉर्क और लंदन को मिला करके एक नायलॉन रेशा बनाया गया था। नायलॉन, न्यूयॉर्क और लंदन से बना करके, मिला करके शब्द से एक रेशा भी बनाया गया था। इसी 2 शहरों को देखिए, न्यूयॉर्क और LON लंदन। नायलॉन, आप जानते हैं नायलॉन के कपड़े बनते हैं। अब आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही चल गया। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 7वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन? आप जानते हैं निम्नलिखित में से, साइंस का भी कुछ क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो पूछा है कि कौन सा मानव की सबसे छोटी आंत का हिस्सा है? तो आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखने में तो लगता है छोटा, लेकिन होता बड़ा है। लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है ना। छोटी आंत का नाम है लेकिन होता बड़ा है, बड़ी आंत से भी बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें 3 हिस्से होते हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं, डिओडेनम, इलियम और जेजुनम, यानी क्षुद्रांत्र, लवाग्धांत्र और अग्र क्षुद्रांत्र, मध्यांत्र। हिंदी में खतरनाक नाम है, लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों जो है इसके अंग हैं, किसकी? छोटी आंत के। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट यहीं पर जाकर के क्या होता है, पूरी तरह से
डाइजेस्ट हो जाता है। पूरी तरह से डाइजेस्ट कहाँ होता है? फैट, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ डाइजेस्ट होता है पूरी तरह से? छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के क्या कर देता है? पूरी तरह से पच जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट भी है ना, ये बात आप जानते हैं। और जब टाइफाइड होता है, टाइफाइड बीमारी होती है तो उसमें इंटेस्टाइन ही प्रभावित हो जाता है, इस बात को आपको पता है, और लूज मोशन वगैरह होने। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से आपके सामने, ये 8वां, देखिएगा ध्यान से, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। तो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे, आप पढ़िए। विच पाकिस्तान जनरल साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर दैट एंडेड द 1971 इंडो पाक वार। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के किस सेना प्रमुख ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों आप जानते हैं 1971 में लड़ाई हुई, आपको पता है, मैंने अभी बताया भी था आपको। तो 1971 में जो लड़ाई हुई उसी समय आपको पता है कि पाकिस्तान को 2 हिस्से में पाकिस्तान मिला था, एक वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, और कौन सा था? एक ईस्ट पाकिस्तान था, आज जो बांग्लादेश है। इसी ईस्ट पाकिस्तान को क्या बाद में बना दिया गया? बांग्लादेश। आप तो जानते ही हैं क्या बना दिया गया? बांग्लादेश बना दिया गया। कब बनाया गया? यही 1971 में ही बनाया गया। कब? 1971 में, है ना। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पर बने मेन जो नेता थे बांग्लादेश के, उन्होंने ही बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और 1971 में बांग्लादेश एक नए देश का जन्म हुआ, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गया था, और कहा जाता है कि 90,000 से भी ज़्यादा सैनिक भारत के सामने पाकिस्तान के उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और भारत सरकार ने बाद में एक समझौता हुआ, शिमला समझौता 1972 में शिमला समझौता होता है। इसी के तहत शिमला समझौता होता है, इसी के तहत ध्यान रखेंगे 1972 में ही किसने बनाया था? इसमें शिमला समझौता के तहत इंदिरा गांधी ने बाद में छोड़ दिया था। किसने? इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया था। किसको? ध्यान रखेंगे, जनरल नियाजी एक तरफ थे और इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया था। वहाँ पे समझौता हुआ था कि दोबारा अब इंडिया के ऊपर कभी भी आंख उठाकर पाकिस्तान नहीं देखेगा। उसके बाद से कुछ दिन तो शांत रहा, लेकिन जानते हैं हरकत से बाज नहीं आएगा, लेकिन मार खाता रहता है। खैर, लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी उस वक्त कौन थे? उस वक्त जनरल थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और भारत के कौन थे? तो भारत के थे, ध्यान रखेंगे, शिमला समझौता तो हो जाता है, भारत के थे सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम मानेकशॉ। भारत के जनरल कौन थे? तो उस समय थे सैम मानेकशॉ। ध्यान रखेंगे 1971 की लड़ाई में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी के 1 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है, रशिया में जाती हैं इंदिरा गांधी, उसको देख कर आती हैं, तब वो लॉन्च होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट बोन इज ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए। तो सबसे लंबी हड्डी का नाम जो है क्या है? ये आपको पता ही है, क्या है? फीमर है। क्या है? फीमर है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। पटेला फिबुला आप जानते हैं पैर के अंदर की है, और टीबिया भी है। अच्छा ये देखिए रित्रिया लिख दिया गया है, बहुत ही खतरनाक, है ना। चलिए अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कान की जो हड्डी होती है स्टेप्स, है ना, स्टेप्स जो ईयर की हड्डी होती है, ईयर का, वो सबसे, है ना, स्मॉल होती है। ये तो सबसे लंबी हड्डी हो गई, और ये सबसे स्मॉल, ठीक, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये बात आप समझ में आ रही होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और 10वां क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक आपसे पूछा गया है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल WWW का फुल फॉर्म होता है, और इसको शुरुआत किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा ईमेल ध्यान रखेंगे, चलिए ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है, आप जानते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे,
जो भी पूरा वीडियो देख रहा होगा, और ज़रूर आप एक एक पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना आने वाले जो मज़ेदार हैं। रीजनिंग मैथ के भी क्वेश्चन अभी आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक बात CUET का पैटर्न ये रहा है, आमतौर पे मैंने देखा है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन करता है। जैसे यूनेस्को का पूछ दिया हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का इस्टेब्लिशमेंट पूछ दिया आपसे, UN का इस्टेब्लिशमेंट पूछ दिया, या उसका हेडक्वार्टर पूछ दिया। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैंने देखा है, तो उसको ध्यान रखिए आप। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जो कि करेक्ट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वर्ल्ड वार आप जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, अच्छा ध्यान रखेंगे। बैटल और वार में डिफरेंस यही होता है कि बैटल जो है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लड़ा जाता है, वार कहीं पर भी होता है। जैसे 2-4 जगह हो सकता है, कोई ब्रिटेन में हो गया है ना, जर्मनी में हो गया, फ्रांस में हो गया, इंडिया में हो गया, या रशिया में हो गया। ये फैल करके होता है चारों जगह, जबकि बैटल है किसी खास जगह पे होता है। जैसे आपने सुना होगा बैटल ऑफ तराइन, तो तराइन में ही बार बार वो बैटल हुआ है। 2-3 बैटल हुआ है, आपको पता ही है ना। 2 बैटल हुआ है बैटल ऑफ तराइन का, 1191 में एक और एक 1192 में, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? 1939 से लेकर के 1945। इसके बाद थर्ड वर्ल्ड वार न हो, उसी को बचाने के लिए 1945 में क्या किया गया? स्थापना किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का, ध्यान रखेंगे। उससे जस्ट पहले 1944 में IBRD और IMF की भी स्थापना की गई 1944 में, ताकि वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वार होने के बाद। तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को बनाया गया और मिला करके इनको वर्ल्ड बैंक कहा गया। क्या कहा गया? वर्ल्ड बैंक, है ना। इसका ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा 13वां पेज, लेकिन 12वां क्वेश्चन। द अल नीनो इज अ फिनोमिनन। आपको बताना है अल नीनो एक घटना है। देखिए अल नीनो एक स्ट्रीम है, वैसे तो आप जानेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड एक स्ट्रीम है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारी हवाएं हैं, बहुत सारी विंड हैं, आप जानते हैं, जैसे कि फॉन विंड एक है, एक हरमटन विंड है। हरमटन विंड को डॉक्टर विंड भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका में आप जानते हैं एक विंड है। अगर मैं बात करूं तो एक मिस्ट्रल भी विंड है। मिस्ट्रल, क्या नाम है? मिस्ट्रल। तो एक मिस्ट्रल विंड है और एक है हरमटन। मिस्ट्रल कहाँ पे है? फ्रांस में। हरमटन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नमी होती है, नमी को वो हटा देती है, क्योंकि बहुत गर्म ये हवा होती है, और ये क्या करती है? पूरे नमी को हटा देती है, जिससे कि लोगों का जुकाम खांसी ठीक हो जाता है। इसीलिए इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। अफ्रीका में बहती है, ठीक है। और मिस्ट्रल कहाँ पे बहती है? फ्रांस में बहती है। अब बताएंगे अगला आप, सिराको कहाँ बहती है? कुछ विंड के नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सिराको आप बताएंगे, हरिकेन बताइए, है ना, हरिकेन बताइए, टॉर्नेडो बताइए, टॉर्नेडो बताएंगे आप, कहाँ बहती है ना, ये सारे आप बताएंगे। विली विली, विली विली, विली विली तो मैं बता दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। चलिए डेविड विली वैसे तो इंग्लैंड से खेलता है, लेकिन आपको याद रखना है विली विली कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अब लीजिए 13वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A water tank can be filled by taps A and B in 18 minutes and 27 minutes respectively. A third tap C can empty this tank completely in 13.5 minutes. If all the 3 taps are turned on the same time, find the time taken to fill the water tank. यानी आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कोशिश करिए क्वेश्चन को करने का। पहले हम जो दिया है वैसे वैसे लिख देते हैं। देखिए दिया है कि ए जो है वो 18 मिनट में भर लेता है, यानी ए कितने मिनट में भर लेता है? 18 मिनट में भर लेता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कितने मिनट में? 18 मिनट में। और बोल रहा है कि जो बी टंकी है वो बी नल कोई है, वो 27 मिनट में टंकी को भर ले रहा है।
बी जो है नल वो कितने में 27 मिनट में क्या कर ले रहा है, भर ले रहा है। चलिए ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि भाई एक तीसरा नल भी है। भाई दो लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, भर रहे हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन एक आ गया बंदा सी, है ना, कोनो खतरनाक बंदा आ गया। वो क्या कर रहा है, टंकी को पानी से निकाल रहा है। अब भाई निकाल रहा है, सुनिएगा कितने, 13.5 मिनट में, यानी 13.5 मिनट। अच्छा 13.5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 27/2 लिख सकते हैं इसको? क्यों? क्योंकि 13.5 का आधा देखिए, इस ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 13.5 को हम 27/2 तो लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 13.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्योंकि ये टफ हो जाएगा थोड़ा, पॉइंट वाला मामला आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको, तो सी को रख लेंगे कितने में, 27/2 मिनट। लेकिन ये क्या करता है, ये खाली कर रहा है, इसके आगे माइनस लगा लीजिए। क्यों माइनस लगाएंगे? क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो माइनस लगा लीजिए, ठीक है। और ये भर रहे हैं तो प्लस है, कोई मतलब है नहीं। अब तीनों का हम क्या करेंगे ना, ऐसा कभी भी पाइप एंड सिस्टम का मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया भी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ट्रिक से। कभी भी जब पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेंगे, फटाफट से एलसीएम ले लीजिए। जब अच्छा ये दो को मत ध्यान दीजिए अभी, ये मत सोचिए कि दो आपके नीचे दिया हुआ है तो थोड़ा टफ होगा, नहीं, दो को एकदम ध्यान ही मत दीजिए, एकदम दो को एकदम छोड़ दीजिए। 18, 27 और 27 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, तो 54 आएगा। कितना आएगा, 54। अब 18 मिनट में अगर भर रहा है तो 54 भरने में कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट, ठीक है ना, 3 टाइम लगेगा, मतलब 1 में 3 भरेगा, 1 मिनट में 3 भरेगा। 27 मिनट में अगर भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 2 भरेगा। 27 फिर कितना भरेगा, 2 भरेगा, लेकिन 2 27 का भागा 54 में करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी इसका कितना वैल्यू होगा, 4 होगा। और ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ध्यान रखेंगे, तो इसलिए माइनस लिख देंगे। ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी हमें इसको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, माइनस वाला है। ये क्या है, ये माइनस वाला है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम अगर देखें, कैलकुलेट करें तो 3 और 2, ये 3 और 2 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, यानी 5 तो भर रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन उसमें से 4 तो खाली हो जा रहा है। भाई 4 तो इसमें से खाली हो जा रहा है, तो भरेगा कितना, तो भरेगा तो एक ही ना, है कि नहीं? देखिए आप खुद देखिए, 5 भर रहा है लेकिन उसी समय 4 खाली हो जा रहा है, तो भर कितना रहा है, भर तो एक ही रहा है ना। अब एक के हिसाब से अगर टोटल टंकी की मैंने कितनी मानी है, 54 माना है, अगर टोटल मैंने 54 माना है और एक के हिसाब से भरेगा तो पूरा कितना टाइम लेगा, 54 मिनट लेगा कि नहीं लेगा, बताइए 54 मिनट लेगा कि नहीं, 54 मिनट आंसर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल 54 है, तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से हम लिख देते हैं 54 मिनट, ठीक है। वैसे आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है 54 मिनट, ठीक है। चलिए अब आगे जा जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। देखिए ये पूछा है इन द सीरीज 355, 361, 367 और उसके बाद पूछा है कि व्हाट विल बी द 10th टर्म, 10वीं संख्या क्या होगी। तो 10वीं संख्या क्या होगी, इसके लिए देखिए छोटा टर्म है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे ना, 10वां है तो 10वां है तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे, पहले देखेंगे कि गैप क्या है दोनों के बीच, गैप कितना है, 55 और 61, 6 का गैप है, और जाहिर सी बात है टर्म अगर है तो सेम गैप होगा, यहाँ पर भी 6 का गैप होगा और यहाँ भी 6 का गैप होगा। तो इसी तरह पूछा है कि 10वीं संख्या क्या होगी, तो कोई बात नहीं, हम जितना गैप है उसको रखेंगे और इनटू जितना टर्म है, टर्म क्या कौन सा है, 10वीं है ना, कितना 60 होगा, 60। लेकिन ध्यान रखेंगे हमेशा एक टर्म माइनस किया जाता है इसमें से, टोटल टर्म नहीं लिया जाता है, क्योंकि गैप जब एक का होता है ना, गैप जो होता है उसको जब आप फिल करेंगे तो एक हमेशा उसमें से माइनस कर देंगे, यानी इसमें से 6 हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना 54 हम और जोड़ देंगे पहले वाले में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 54 जोड़ दीजिए, 355 और प्लस 54, ठीक है, जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 4 9, 5 5 10 और 3 और 1 4, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 409 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपसे टर्म पूछे ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन एक लास्ट में उसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 7
63, 124, 215। पहले 7 आया है, फिर 63 है, फिर 124 है, फिर 215 है। यहाँ पर आपको भरना है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें इसको, तो आप सोचिए पहले क्या हो सकता है। देखिए अगर हम ध्यान दें तो हम देख पा रहे हैं जैसा, तो 7 है, उसके बाद क्या है, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क है ये, इसके बाद क्या है, उसके बाद है 63, 124, 215। अगर हम देखें तो ये लगभग मुझे 2 के क्यूब में 1 माइनस लग रहा है ना। 2 का क्यूब माइनस 1, देखिए पहले तो 2 का क्यूब माइनस 1, क्या 7 आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर 7 तो आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। यानी 2 का क्यूब माइनस 1 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब माइनस 1 63, सही है। यहाँ क्या है, 5 का क्यूब माइनस 1, हाँ 124। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 1, यानी कितना हो रहा है, 215, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे लगातार 7, 2 का क्यूब माइनस 1 63, 4 का क्यूब माइनस 1 124, 5 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1 215। इसका मतलब 2 का फिर 3 का क्यूब माइनस 1 हमारे यहाँ बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 26। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 26, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर की तरफ ध्यान रखिएगा। कभी भी ना क्वेश्चन जब आता है तो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि कोई नंबर का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, क्योंकि पहला सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी का होता है। गैप देखिए, स्क्वायर देखिए, क्यूब देखिए। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। सोलहवां क्वेश्चन देखिए, विच टर्म कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज YEB, WFD, UHG या SKI। तुरंत आप प्लेस वैल्यू इसका लिखिए। प्लेस वैल्यू y का अगर हम देखें YEB, बस एक को लिख करके फॉलो करा देते हैं। देखते हैं YEB को क्या लिखते हैं, WFD। तो y का 25 होता है वैल्यू, E का 5 होता है, B का 2 होता है, W का होता है 23। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि चलिए Y E और B क्या लिखते हैं, WF और D, यानी 25 है ना, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 2, 23, उसके बाद 6, उसके बाद 4। और अगर हम ध्यान देखें तो 25 से क्या हो गया, 23 हुआ, यानी 2 माइनस हुआ, 5 से कितना हुआ, 6 हुआ, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और 2 से क्या हुआ, 4 हुआ। यानी पहले वाले में क्या हो रहा है, 25 से 23 हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 2 यहाँ माइनस हुआ, फिर यहाँ 21 हुआ, यहाँ 2 माइनस हुआ, यहाँ भी 2 माइनस हुआ, 19 हुआ, और यहाँ भी 2 माइनस हुआ, 17 होगा। 17 का मतलब Q, 17 का मतलब पहले Q होगा, और Q एक ही ऑप्शन में दिया है, ये है D। तो कोई ज़रूरत नहीं आगे बढ़ने की, बस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, QOL। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पर, अगर ध्यान से यहाँ पे देखें आप, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है Y 25 पे आता है, यहाँ पे W है 23 पे आता है, यहाँ पे 21 आता है, यहाँ पे 19, यानी 25, 23, 21, 19, और फिर क्या आएगा 17। 17 पे क्या आता है, Q। बस एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर D। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, ऑर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंध रखता है, उसी प्रकार चिरोपेडिस्ट किससे संबंध रखता है। ऑर्थोपोडिस्ट आप जानते हैं, ऑर्थो शब्द हड्डी का होता ही है, तो आपको बताना है कीरोपेडिस्ट। देखिए चिरोपेडिस्ट या कीरोपेडिस्ट, कीरियोपैटिक आप अक्सर कर देखते होंगे यूट्यूब में, तो वहाँ पर सब हड्डी उड्डी बुला रहे होते हैं, ताड़ तूड़ कर करके यहाँ पे लगा उगा करके एकदम भयंकर तरीके से। तो कीरियोपैट्रिक जो होता है वो फीट, पैर वैर के मसल्स को बैठाने के लिए होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए, बहुत ही टफ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन चलिए, चूज द मेंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। निम्नलिखित समूहों में उस समूह को चुनो जो सबसे अलग है। ये क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, चलिए आपको बताना है, एक कोड है टीचर। टीचर में किसको दिया, टीचर में क्या लिखा जाता है, VGC TEACHER।
टीचर में क्या लिखा जाता है, टीचर को लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, VGCEJ और T, ठीक है। तो आपको पूछा है कि चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, टी का मतलब क्या है, टी है 20 पे और यहाँ पे देखिए वी कितने पे है, 22 पे, यहाँ पे ई 5 पे है और जी कितने पे, 7 पे, यानी 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, 2-2 का डिफरेंस। तो हम भी 2-2 का डिफरेंस कर देंगे। सी का 3 होता है, 3 मतलब 5, 5 का मतलब ई, ई कहाँ है, ई तो सब में है भाई। अब फिर 2 लगाते हैं, 8 है, 8 से 10 हो जाएगा, 10 का मतलब जे, ई जे इसमें नहीं है, काट दीजिए इसको, इसमें तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद आई है 9 यानी 11, के, ई जे के सब में है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए हम लिख ही देते हैं पहले एल 12 12 14 14 पे एन हो जाएगा। अभी उसके बाद डी है चौथे पर, चौथे के बाद छठवें, छठवें पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद आर है कितने पे, 18 20 टी हो जाएगा, 5 2 7 जी, एन 14 है 16 पे हो जाएगा पी। ई जे के एन एफ टी, ई जे के और उसके बाद एन एफ टी जी पी, एन एफ टी जी पी, यही वाला हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये दोस्तों था लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ शानदार अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।